प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ IAS में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अगर अभी तक जिसकी भी तैयारी अभी अच्छे से ना शुरू हुई हो तो बिना समय गवाए अपनी तैयारी को गति दे दीजिए। आज की वीडियो क्लास की बात करें तो आज की वीडियो क्लास भी संदर्भित है भारतीय इतिहास को, यानी कि आपको पता ही है कि अभी हमें समाप्त करना है मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश। तो उसी संदर्भ में आज की भी वीडियो क्लास है जो प्राचीन भारत से संदर्भित है, वो मौर्य साम्राज्य की संस्कृति से ही संबंधित है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये दो वीडियो क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी और आप इस क्लास को बहुत ध्यान से और पूरा देख डालिएगा। अगर संभव हो तो अपनी नोट्स भी बना लीजिएगा। आज की वीडियो क्लास की हेडिंग की बात करें, मौर्य युगीन संस्कृति कला तथा स्थापत्य भाग 1। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये हम दो भाग में ये वीडियो देखेंगे। आज हम देखेंगे मौर्य युगीन संस्कृति कला तथा स्थापत्य का भाग 1 यानी पहला भाग। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। भारत के इतिहास के संदर्भ में अगर हम बात करें तो अगर आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने इतिहास की शुरुआत की थी तो इतिहास को हम लोगों ने 3 कालखंडों में बांटा था। पूरे भारत के संदर्भ में या पूरे विश्व के संदर्भ में हम 3 भागों में पूरे इतिहास को बांट देते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, जब हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, जब हमें लिखित साक्ष्य मिले लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सके, जैसे हड़प्पा सभ्यता। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जब हमें लिखित साक्ष्य मिले भी और जिसे आज हम पढ़ भी सकते हैं और निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। तो उसी संदर्भ में पूरे मौर्य साम्राज्य की इस स्थापत्य कला को हम देखेंगे। ठीक है, तो भारत के इतिहास में अगर हम दृष्टिपात करें तो कला और स्थापत्य के क्षेत्र में सुसंगठित क्रियाकलाप के साक्ष्य, ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि ऐतिहासिक काल में, ठीक, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। क्रियाकलाप के साक्ष्य हमें मौर्य काल से ही प्राप्त होते हैं और मौर्य काल का अगर समय हम निर्धारित करें तो 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व, ये मौर्य काल है पूरा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से लेके आखिरी शासक बृहद्रथ तक। ठीक, कला के क्षेत्र में पाषाण का सर्वप्रथम प्रयोग मौर्य काल में हुआ, यहाँ भी ध्यान रखना है ऐतिहासिक काल में। ठीक, आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता से भी हमें कुछ प्रस्तर मूर्तियां मिली हैं। तो ऐतिहासिक काल में अगर पूछे कि सबसे पहले प्रस्तर का प्रयोग किस काल में हुआ तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, मौर्य काल या मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, अब मौर्यकालीन कला की बात करें तो मौर्यकालीन कला या आगे चल के जितनी भी कला होगी, जिस भी समय की होगी, कोई भी राजवंश होगा या कोई भी लोकतंत्र होगा, प्रजातंत्र होगा, वहाँ हम कला को 2 भागों में हमेशा डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, जो पहला भाग होता है वो होता है राजकीय कला अथवा दरबारी कला। इसको हम मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में अगर लेके चले तो मौर्यकालीन कला को हम 2 भागों में स्पष्ट तौर पर बांट सकते हैं। पहला राजकीय कला अथवा दरबारी कला और दूसरा लोक कला। पहले का मतलब कि जो राजा द्वारा बनवाए गए हों या राजा के जो प्रमुख मंत्री थे उनके द्वारा बनवाए गए। ठीक है, दूसरा लोक कला यानी कि आम लोगों की क्या कला थी, आम लोग अपना मनोरंजन या आम लोग किन किन कलाकृतियों को बनाते थे, इसी 2 संदर्भ में हमें देखना होगा। तो जो पहला इस टॉपिक जो हमारी शुरुआत हो रही है वो राजकीय कला अथवा दरबारी कला से। ठीक है, अब राजकीय कला अथवा दरबारी कला के अंतर्गत हम रखेंगे किस किस चीज़ को, यहाँ ध्यान रखिए कि इसके अंतर्गत हम रखेंगे नगर निर्माण को, राजप्रसाद, ठीक है, राजप्रसाद यानी महल को, जो राजा का महल था, गुहा विहार, हम लोगों ने पीछे देख ही रखा है कि अशोक की बात करें चाहे दशरथ की बात करें, उन्होंने आजीवक संप्रदाय को दान देने के लिए ऐसी गुफाओं का निर्माण करवाया था, इसलिए वहाँ पे लिखा गया गुहा विहार। स्तंभ एवं स्तूपों को रखा जाता है। तो मौर्य कला के संदर्भ में ये ध्यान रख लेना है कि इतनी चीज़ें हम पढ़ेंगे राजकीय कला या दरबारी कला के अंतर्गत। पहला इसमें क्या हम लोगों ने देखा, नगर निर्माण, राजप्रसाद, गुहा विहार, ठीक है, स्तंभ एवं स्तूप। ठीक, ये है मौर्य काल के राजकीय कला के कुछ अंश। ठीक, मौर्य काल के अधिकांश अवशिष्ट स्मारक अशोक के काल के हैं। जाहिर सी बात है, जैसा मौर्य काल में बना हो आज तक तो वैसा हमें सेम वैसा ही मिला नहीं। तो जो भी हमें अवशेष मिले, ठीक है, या स्थापत्यों के जो अवशेष मिले हमें, वो संदर्भित हैं, अधिकतर जो अवशेष हमें मिले वो मिले अशोक के समय के। रीजन उसका है कि अशोक के समय ही सबसे पहले जो है पत्थरों का प्रयोग होना शुरू हुआ। उसके पहले अगर हम दृष्टिपात करें चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में मेगास्थनीज का वर्णन हमें मिलता है। मेगास्थनीज क्या लिखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल बहुत बड़ा था, लेकिन वर्णन में वो भी लिखते हैं कि वो लकड़ी का बना हुआ था। तो जाहिर सी बात है, लकड़ी का बना हुआ तो अधिक दिन तक तो रह नहीं सकता। ठीक है, लेकिन उसकी चर्चा भी आगे हम करेंगे। तो अब सबसे पहले हम
चर्चा कर लेते हैं राजप्रासाद की, यानी महल की। ठीक है, कि महल कैसा निर्मित था या जो नगर थे वो कैसा निर्मित थे। तो कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में इसकी चर्चा करते हैं। तो कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में सबसे पहले तो नगरों के बारे में ये बताते हैं कि नगरों में 3 मार्ग होने चाहिए। ठीक है, एक है वीथि यानी छोटे मार्ग, दूसरा है रथ्या यानी मध्य मार्ग, और तीसरा है महापथ यानी बड़े मार्ग। तो उनका ये कहना था कि 3 तरह के मार्ग नगरों में होने चाहिए। साथ ही साथ कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में यह भी बताते हैं कि नगर के चतुर्दिक यानी कि नगर के चारों तरफ परिखा यानी खाई, ठीक है, कि नगर के चारों तरफ एक परिखा, एक खाई होनी चाहिए। ठीक है, ऊंचे वप्र यानी खाई के बाद एक ऊंचा चबूतरा होना चाहिए। ठीक है, वप्र का मतलब चबूतरा पर बना हुआ प्राकार, प्रकार का मतलब एक लंबी सी दीवार होनी चाहिए जो पूरे नगर को घेरे रखे, रक्षा प्राचीर हम जिसे कह सकते हैं। प्रकार में यथास्थान द्वार, कोष्ठ तथा अट्टालक बने होने चाहिए। ठीक है, तो वो जो प्रकार यानी कि जो दीवार बनाई जाएगी जिसे नगर को चारों तरफ से घेरा जाएगा, उसमें जगह जगह दरवाजे होने चाहिए। ठीक है, कोष्ठ होने चाहिए, अट्टालक बुर्ज होने चाहिए। ठीक है, तो ये उन्होंने एक संरचना दी थी नगरों की। अब मेगास्थनीज के वर्णन से इसकी तुलना कर लेते हैं। यानी यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र का जो वर्णन किया है वह कौटिल्य से मेल खाता है। तो कौटिल्य यूनानी का मतलब यहाँ हम सबसे पहले मेगास्थनीज को रखेंगे। मेगास्थनीज के बाद स्ट्रेबो भी ऐसा ही वर्णन करते हैं। ठीक है, तो मेगास्थनीज जो वर्णन करते हैं वो सामान्यतः जैसा कौटिल्य ने लिखा है अपने अर्थशास्त्र में उससे काफ़ी मिलता जुलता है। अगर हम देखें तो पाटलिपुत्र का पहला वर्णन मेगास्थनीज करते हैं, बाद में स्ट्रेबो भी इसके संदर्भ में अपना विवरण देते हैं। मेगास्थनीज क्या लिखते हैं, अगर आपको पीछे याद होगा तो हम लोगों ने जब स्रोत पढ़े थे तो वहाँ हमने देखा था कि मेगास्थनीज ये लिखते हैं कि पाटलिपुत्र नगर का केवल वही वर्णन करते हैं, और वर्णन करते हुए लिखते हैं कि गंगा और सोन के संगम पर स्थित था, 80 स्टेडियम लंबा यानी 16 किलोमीटर लंबा, और 15 स्टेडियम चौड़ा यानी 3 किलोमीटर इसकी चौड़ाई थी, 185 मीटर चौड़ी तथा 30 हाथ गहरी खाई चारों तरफ बनी हुई थी, और जो दीवारें बनी हुई थी उसमें 64 तोरण द्वार थे, यानी कि जो बाउंड्री बनाई गई थी, जो रक्षा प्राचीर, और उसमें 570 बुर्ज थे। यानी ऊपर ऊंचाई में कुछ ऐसे स्थान बना दिए जाते थे जहां से दूर तक देखा जा सके। तो ऐसा वर्णन मेगास्थनीज पाटलिपुत्र के संदर्भ में करते हैं। और जब राजमहल की चर्चा करते हैं तो वो स्पष्ट बताते हैं कि जो राजमहल था वो लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, आगे यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद का उल्लेख करता है। ठीक, अब कैसे पता चला कि वहीं पे यानी पाटलिपुत्र में ही चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद था? तो आगे चल के कई उत्खनन हुए, और उस उत्खनन के संदर्भ में ये ध्यान रखिए कि पटना के समीप 2 जगहें मिलती हैं हमको, बुलंदीबाग और कुम्भरहार। ठीक है, दोनों एकदम दिमाग में रख लेना है, बुलंदीबाग और कुम्भरहार। यहाँ से उत्खनन किए गए और यहाँ से हमें लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं उसको हम जोड़ सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के उस विशाल महल के साथ। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि इनकी यानी कि बुलंदीबाग और कुम्भरहार में जो उत्खनन हुआ या जो टीले मिले, सबसे पहले उसकी खोज किसने की? यहाँ ध्यान रखिए कि इनकी खोज स्पूनर ने की थी। ठीक है, अब 2 जगह हैं तो यहाँ भी दोनों को अलग अलग कर लेना है। ये ध्यान रख लेना है कि बुलंदीबाग से हमें क्या मिला और दूसरे कुम्भरहार से हमें क्या मिला। तो दोनों अलग अलग ध्यान में रखिए। बुलंदीबाग से नगर के परकोटे के अवशेष का मतलब कि 4 दीवारी मिली, और वहाँ जो दरवाजे बनाए गए हैं, ठीक है, वो हमको मिले कहाँ से? बुलंदीबाग से। कुम्भरहार से राजप्रासाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दोनों चीज़ें ध्यान में रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद हमें कहाँ से मिला है? ठीक, तो अपना आंसर क्या होगा? कुम्भरहार से। और नगर के परकोटे कहाँ से मिले हैं? तो वो बुलंदीबाग से। ठीक, कभी कभी क्या करता है कि बुलंदीबाग या कुम्भरहार में से एक ही रखेगा ऑप्शन में और क्वेश्चन सेम रहेगा, फिर चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद हमको कहाँ से मिला। ठीक है, तब भी अपना आंसर जो हो ऑप्शन में वो, अगर दोनों ऑप्शन में है तो राजप्रासाद पूछा तो कुम्भरहार, और अगर तोरण द्वार पूछा या परकोटे पूछा तो उसके लिए हम चलेंगे बुलंदीबाग। ठीक है, अब इसे ये ध्यान रखिए कि ये जो राजप्रासाद मिला है चंद्रगुप्त मौर्य का, इसे ऐतिहासिक काल का पहला विशाल अवशेष माना जाता है जो एक मंडप के रूप में था। अभी शुरुआत में मैंने आपको बताया कि पूरे इतिहास को 3 कालखंडों में हमने बांटा है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। जब क्वेश्चन ऐसा पूछे कि ऐतिहासिक काल की पहली सबसे बड़ी इमारत कौन सी मिली हमें,
ठीक है, या कौन सी इमारत के अवशेष मिले, तो वो यही आंसर होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य का पाटलिपुत्र का राजमहल, जो सबसे बड़ी ऐतिहासिक काल की पहली और सबसे बड़ी इमारत थी। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, क्योंककि हड़प्पा सभ्यता से जब हम इसको अटैच करेंगे ना, तो हड़प्पा सभ्यता से भी हमें कई चीज़ें मिली, जैसे लोथल से गोदीवाड़ा मिला, ठीक है, मोहनजोदड़ो से हमें सभा भवन मिला, पुजारी आवास मिला, ठीक है, वैसे ही हड़प्पा से भी हमें अन्नागार मिला, मोहनजोदड़ो से भी अन्नागार के अवशेष मिले, तो वो आद्य ऐतिहासिक काल में। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन बन रहा है हमारा, वो ऐतिहासिक काल को संदर्भ करके, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। ठीक, अब इस राजप्रसाद की पुष्टि भी होती है, क्योंकि 4वीं शताब्दी ईस्वी में जब फाहियान आते हैं, चीनी यात्री फाहियान जब भारत की यात्रा पे आते हैं, तो वो भी इस महल का उल्लेख करते हैं और ऐसा वर्णन करते हैं कि यह मनुष्यों द्वारा नहीं बल्कि देवताओं द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो फाहियान जो आए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, ठीक है, तो वो भी इस बात का वर्णन करते हैं कि पाटलिपुत्र में एक बड़ा सा राजमहल था और उसको देखकर ऐसा लगता था कि इसे किसी मनुष्य ने नहीं, इसे बनाया होगा किसी भगवान ने, ठीक है, यानी ईश्वर ने बनाया होगा। ठीक, तो ये रहा मौर्यकालीन कला के संदर्भ में कुछ छोटे छोटे साक्ष्य, या कह सकते हैं कुछ प्रमुख तथ्य हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा। अब शुरुआत करते हैं मौर्यकालीन स्थापत्य की। तो सबसे पहले हम रखेंगे मौर्यकालीन स्तंभों को। ठीक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हैं और पूरी तरह ध्यान में रख लेना है, जैसे इसे समझा रहा हूँ वैसे वैसे समझ लीजिएगा। स्तंभों के संदर्भ में सबसे पहला क्वेश्चन वो बनाते हैं कि मौर्य काल की सबसे उत्कृष्ट रचना क्या थी, मौर्य काल की सबसे अच्छी रचना क्या थी, या मौर्य कला से संदर्भित किस इनमें से किसे सबसे उत्कृष्ट संरचना कह सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, उसका आंसर इन 2 लाइनों में। ठीक है, स्तंभ मौर्यकालीन कला के सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, या ये कह सकते हैं कि मौर्यकालीन कला की सबसे उत्कृष्ट विशेषताएं हैं। मैंने ब्रैकेट में विशेषता लिख रखा है, वो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सब मौर्य कला के सबसे अच्छे उदाहरण अशोक के स्तंभ है। दोनों एक ही है, ठीक है, बस लैंग्वेज अलग अलग है, वो आपके समझने के लिए। तो मौर्य काल में जो स्तंभ हमको मिले, और अधिकतर अशोक के ही मिले हैं, या कह सकते हैं कि सारे स्तंभ अशोक के ही हैं, तो वो स्तंभ सबसे उत्कृष्ट नमूने हैं मौर्यकालीन कला के। क्यों, आगे हम जानेंगे। सर जॉन मार्शल की बात करें, पर्सी ब्राउन की बात करें, स्टेला क्रैमिस की बात करें, तो ये जो विद्वान हैं वो अशोक के स्तंभों को अशोक की स्वयं की खोज नहीं मानते हैं। उनका ये कहना है कि अशोक कहीं न कहीं ईरान से प्रभावित था और ईरानी स्तंभों की उसने नकल कर ली, यानी अनुकृति बना ली। ठीक है, लेकिन अगर हम अशोक के स्तंभ को देखें और ईरानी स्तंभों को देखें, तो कई अंतर हमें नजर आते हैं, जिससे हमें स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि अशोक के स्तंभ और ईरानी स्तंभ में कोई साम्यता नहीं थी। दोनों अलग अलग संरचनाएं थी, दोनों अलग अलग शासकों की सोच रही होंगी। चलिए अगले पॉइंट पे हम उन्हीं अंतरों को देखेंगे कि अशोक के स्तंभ एवं ईरानी स्तंभों में जो अंतर हैं। तो यहाँ मैंने जैसे हम पहले पढ़ते थे उसी तरह हमने बांट दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ जो हम देख रहे हैं ना अशोक के स्तंभ, तो ये अशोक के स्तंभों की विशेषता भी कह सकते हैं। ईरानी स्तंभ दूसरी तरफ, इसे हम ईरानी स्तंभों की भी विशेषता कह सकते हैं। 6 पॉइंट हैं सबसे प्रमुख, जो दोनों में अंतर हमको नजर आते हैं। 6 पे ध्यान रखिएगा। पहला जो है अशोक के स्तंभ के संदर्भ में अगर हम देखें तो एकाश्म है, अर्थात एक ही पत्थर से निर्मित है। यानी कि जो अशोक के स्तंभ हैं उनके लिए अलग अलग पत्थरों को जोड़ा नहीं गया, एक बड़ा सा पत्थर लिया गया और उसे तराश करके एक खंबे का रूप दे दिया गया। ठीक है, वहीं ईरानी स्तंभों की बात करें तो ये कई मंडलाकार टुकड़ों को जोड़कर निर्मित है, यानी कि गोल गोल टुकड़े बनाए गए, उनको आपस में जोड़ दिया गया। इस तरीके से बना ईरानी स्तंभ। ठीक है, दूसरा अंतर अगर हम देखें तो अशोक के जो स्तंभ वो बिना आधार या बिना चौकी के भूमि पर टिके हैं। ठीक, इनके लिए कोई आधार नहीं बनाया गया। आधार का मतलब कि जैसे हम घर बनाते हैं तो नींव खोद लेते हैं, वो आधार हो गया। वैसे जो अशोक के स्तंभ हैं वो बिना आधार के भूमि पर ही टिके हुए हैं। वहीं जो ईरानी स्तंभ हैं उन्हें चौकी का आधार बनाकर टिकाए गए हैं। ठीक है, तो ईरानी स्तंभों को चौकी का आधार बनाया गया, उस पर उन्हें स्थापित किया गया। वहीं तीसरे अंतर की बात करें तो अशोक के जो स्तंभ है वो स्वतंत्र रूप से खुले में लगे हैं। अभी तक जितने भी स्तंभ हमको मिले किसी भवन में नहीं लगे हुए हैं अशोक के, वो खुले में ही लगा दिए गए हैं। वहीं अगर ईरानी स्तंभों की बात करें तो विशाल भवनों में लगाए गए हैं। ठीक है, यानी भवन के भीतर लगाए गए हैं। चौथा अंतर अगर हम देखें तो अशोक के स्तंभ सपाट हैं। सपाट का मतलब कि पूरे पत्थर को तराश करके एक चिकना सा पत्थर बना दिया गया है। ठीक, वहीं अगर ईरानी स्तंभों की बात करें तो ईरानी स्तंभ गड़ालीदार है। गड़ालीदार हो इसलिए हो गए कि पहले पॉइंट को ध्यान में रखिए
कि कई मंडलाकार टुकड़ों को जोड़कर निर्मित है। तो जब मंडलाकार यानी गोलाकार टुकड़ों को जोड़ा जाएगा तो जोड़ने के बाद एक पहिए जैसी आकृति बन जाएगी पूरे स्तंभ पर। ठीक है। पांचवा अंतर अगर हम देखें तो स्तंभ शीर्ष पर यानी अशोक के स्तंभ शीर्ष पर कोई न कोई मूर्ति जरूर लगी थी पशुओं की। ठीक है। तो स्तंभ शीर्ष पर लगी मूर्तियां एक विशेष प्रतीकात्मक अर्थ प्रकट करती हैं, यानी कि अशोक ने जो अपने स्तंभों पर जिन जिन जानवरों को स्थान दिया है वो किसी न किसी चीज के प्रतीक हैं। ठीक है। वहीं अगर ईरानी स्तंभों की बात करें तो इनके स्तंभ शीर्षों में कोई प्रतीकात्मकता नहीं है, यानी इनके स्तंभों पर कोई ऐसे प्रतीक हमको नहीं मिलते हैं। छठवें अंतर की बात करें तो जो अशोक के स्तंभ है, अशोक के स्तंभ नीचे से ऊपर की ओर पतले होते गए हैं, ज़्यादा पतले नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा, लेकिन देखने में ये लगेगा कि नीचे आधार मोटा है और ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा पतला हो गया है। वहीं ईरानी स्तंभों की बात करें तो ईरानी स्तंभ ऊपर से लेकर नीचे तक एक समान है। ठीक है। पत्थरों को गोल गोल काटा गया, उनको जोड़ा गया है, तो इस वजह से वो कहीं भी पतले नहीं हो पाए हैं, पूरी संरचना एक जैसे। ठीक, ये तो हो गया अंतर अशोक के स्तंभ और ईरानी स्तंभों में। तो यहाँ से ये ध्यान रख लीजिए कि अशोक के स्तंभ के कॉलम में हमने जो 6 पॉइंट रखे हैं ये अशोक के स्तंभ की विशेषता भी हैं। ठीक है। और लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, उसकी चर्चा नीचे। स्तंभों की लंबाई, जो अशोक ने स्तंभ बनवाए उनकी लंबाई 35 से 30 फीट मिलती है तथा वजन लगभग 50 टन। ठीक है। वहीं इन स्तंभों का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से हुआ है, और ये लाल बलुआ पत्थर आते कहाँ से थे तो चुनार से। ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि चुनार के लाल बलुआ पत्थरों से हुआ है, और ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि हो सकता है चुनार के आसपास ही जो है इन स्तंभों के निर्माण की कोई फैक्ट्री रही हो, वहाँ ये बनाए गए हों और वहाँ से बनाने के बाद इनको जगह जगह पहुँचा दिया गया हो। ठीक, लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि उस समय तो इतनी सुविधाएं नहीं रही होंगी। 30, 35 से 50 फीट के स्तंभ हैं। ठीक है। और इन स्तंभों को अगर हम देखें तो अशोक के साम्राज्य के कोने कोने में ये स्तंभ हमको मिले हैं। ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी भी इनकी काफ़ी अच्छी रही होगी। और ये ध्यान रखिए कि स्तंभों का निर्माण चुनार के लाल बलुआ पत्थरों से हुआ है। लाल बलुआ पत्थरों से हुआ, और ये बलुआ पत्थर हमको कहाँ से मिले, चुनार से। तो ये दिमाग में रख लीजिएगा कि लाल बलुआ पत्थर की जितनी भी इमारतें भारत में निर्मित हुई, चाहे वो निर्मित हुई प्राचीन भारत में, चाहे आगे चल के हम सल्तनत काल और मुगल काल पढ़ेंगे वहाँ पे, तो लाल बलुआ पत्थर का हमने जहाँ जहाँ प्रयोग किया है या जहाँ जहाँ इमारतों में प्रयोग किया गया है वो पत्थर लाए गए हैं चुनार से ही। ठीक है। स्तंभों पर जो अशोक के स्तंभ हैं उन पर एक चमकदार पालिश है। ठीक है। और ईरानी स्तंभों पर ये पालिश हमको नहीं मिलती है। ठीक, तो अशोक के स्तंभों पर चमकदार पालिश है, और इतिहासकार स्पूनर हैं उनका ऐसा मत है कि ये ओकदार यानी चमकदार पालिश ईरान से प्रभावित है। ठीक है। तो सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि अशोक की सोच नहीं होगी, ईरान वालों ने अपने स्तंभों पर ऐसी कोई पालिश लगाई होगी, उसी की नकल करके इन स्तंभों पर भी पालिश लगा दी गई। लेकिन हमें पता है कि इतने वर्ष होने के बावजूद भी इन स्तंभों पर जो पालिश लगाई गई है उसकी चमक वैसे की वैसे बरकरार है। ठीक, लेकिन अगर हम ऐतिहासिक साक्ष्यों की ओर जाएँ तो इस ऐतिहासिक साक्ष्यों की ओर जब हम चलते हैं तो स्पूनर का जो ये मत है कि अशोक के स्तंभों पर जो पालिश है वो ईरान से प्रभावित है, वो खंडित हो जाती है। ऐसा इसलिए कि 600 ईसा पूर्व ही, ठीक है, अशोक का कालक्रम अगर हम देखें या मौर्य साम्राज्य का कालक्रम देखें तो 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व, लेकिन 600 ईसा पूर्व के आसपास ही हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि जो मृदभांड यानी जो बर्तन बनाए गए थे उनको चमकाने के लिए भी ऐसी ही ओकदार पालिश का प्रयोग किया गया है, यानी कि भारत वाले इस ओकदार पालिश से बहुत पहले से परिचित थे। ठीक है। अगर हम नवपाषाण काल की बात करें, ठीक, तो नवपाषाण काल में हम देखते हैं जो आदिमानव ने अपने जो पत्थर के औजार बनाए उसको उन्हें घर्षित करके पहले तो बहुत धारदार बनाया और उन्हें सुंदर बनाने के लिए वो उस पर पालिश करता था। ठीक है। और उसी कालक्रम को आगे लेके चले तो 600 ईसा पूर्व के आसपास के जो मृदभांड बने तो उन मृदभांडों में चमक लाने के लिए उन पर जो है पालिश की जाती थी, और तो वही पालिश जो ओकदार पालिश की बात यहाँ हो रही है यानी चमकदार पालिश की जो बात हो रही है, तो भारत को इसका ज्ञान बहुत पहले से था, इसलिए स्पूनर का ये मत यहाँ पर खंडित हो जाता है। ठीक है। अब स्तंभों के मुख्य भाग की बात करें तो अशोक के जो स्तंभ है उनके मुख्य भाग, तो उनके मुख्य भाग की बात करें तो पहला है यष्टि, यानी हम उसको तना कह सकते हैं। दूसरा यष्ट के ऊपर घंटे की आकृति में उल्टा कमल। ठीक है। तीसरा फलक या फलका, और चौथा पशु आकृति। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो एक छोटा सा चित्र मैंने बना रखा है। यष्ट का मतलब ये तना,
ये पूरा एक, जैसा ऊपर हम लोगों ने लिखा है, एक पत्थर तराश करके इस तरीके से एक स्तंभ बनाया गया। इस स्तंभ के ऊपर उल्टे कमल को घंटे की आकृति में यहाँ पे बैठा दिया गया और इसके ऊपर ये एक फलक बनाई गई, यानी एक चौकी बनाई गई और उसके ऊपर एक पशु आकृति जो है स्थापित कर दी गई। तो ऐसे ही बने थे अशोक के स्तंभ। ये ध्यान रखिए कि इतना आपको नोट करना है, अभी वीडियो क्लास खत्म नहीं हुई है। अभी दो प्रमुख स्तंभ जो हमें मिले अशोक के समय, उनके बारे में चर्चा करेंगे, एक सारनाथ स्तंभ और एक दूसरा सांची का स्तंभ। तो इतना आपको लिखने के लिए मैं 5 सेकंड का पॉज दे रहा हूँ, यानी 5 सेकंड के भीतर आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको लिखने के लिए, फिर आगे वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अब स्तंभ शीर्ष की बात हो रही है, तो स्तंभ शीर्षों में यानी स्तंभ के ऊपर जो शीर्ष था जिसके ऊपर जो पशु आकृति बनाई, तो सबसे अच्छा कौन? तो पूरे अशोक के जितने भी ऐसे स्तंभ मिले हैं उनके शीर्षों की अगर चर्चा की जाए तो सबसे उत्कृष्ट या सबसे अच्छा है सारनाथ का स्तंभ शीर्ष। अब सारनाथ कहाँ स्थित है? तो वर्तमान कौन सा जिला? वाराणसी। ठीक है, वनडे वाले विशेष तौर पे याद रखिएगा, क्योंकि बार बार वनडे में पूछता है कि सारनाथ कहाँ स्थित है एक दिवसीय परीक्षाओं में। तो वाराणसी। ठीक है, तो बनारस से ज़्यादा दूरी नहीं, लगभग 15 या 16 किलोमीटर दूर है, बनारस जिले के अंतर्गत ये आता है। तो सारनाथ का स्तंभ शीर्ष अशोक के स्तंभ शीर्षों में सबसे उत्तम है। जितने भी अशोक के स्तंभ मिले हुए हैं उनके शीर्षों की बात कर ली जाए तो सबसे अच्छा स्तंभ शीर्ष या सबसे उत्कृष्ट क्वालिटी का स्तंभ शीर्ष हम कह सकते हैं सारनाथ स्तंभ शीर्ष। ठीक है, इस स्तंभ शीर्ष की विशेषताओं की बात कर लें तो पहले तो ध्यान रखना है कि एकाश्म पत्थर से ही है, नीचे की तरफ मोटा, ऊपर की तरफ धीरे धीरे पतला होता गया है। ऊपर उल्टे कमल की आकृति है, कमल की आकृति के ऊपर एक फलक बना हुआ है और फलक के ऊपर 4 सिंह बैठाए हुए हैं। ठीक है, तो 4 सिंह वाला जो स्तंभ है वो केवल अभी तक 2 जगहों से हमको मिला है। दोनों जगहों पर मैंने लिख दिया, एक तो हमें मिला है सारनाथ से, दूसरा मिला है सांची से। ठीक है, तो अभी हम सारनाथ वाले पे चर्चा कर लेते हैं। स्तंभ शीर्ष पर 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए चारों दिशाओं की ओर मुंह किए बैठे हुए हैं। ठीक है, सबसे ऊपर 4 शेर हैं, जैसा कि हम भारत के राज्य चिन्ह में भी ये भारत का राज्य चिन्ह जो है वो अशोक के सारनाथ स्तंभ से ही लिया गया है, इतना तो हम सब जानते ही हैं। और वहाँ भी वैसे तो हमें जब पेपर पे छपा रहेगा तो 3 ही दिखाई देंगे। ठीक है, एक तो पीछे हो गया, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये 4 सिंह हैं जो एक दूसरे से पीठ सटाए बैठे हुए हैं। अब ये 4 सिंह प्रतीक किसका है? ठीक है, तो इन 4 सिंहों के प्रतीक की बात करें तो ये चक्रवर्ती अशोक सम्राट का भी प्रतीक माना जा सकता है, यानी कि अशोक चक्रवर्ती चारों दिशाओं का राजा था, इसलिए 4 सिंह चारों दिशाओं में मुंह करके बैठे हुए हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि शाक्य बुद्ध जन्मजात क्षत्रिय थे या जन्मजात चक्रवर्ती थे, ये उनको भी प्रकट किया जा सकता है या उनको भी प्रकट करने का एक तरीका हो सकता है ये 4 सिंह उनके बारे में बताने का। ठीक है, तो ये तो भविष्य के गर्भ में है कि अभी तक कोई ऐसी लिपि मिली या कुछ अभी तक कुछ ऐसा लिखा मिला नहीं है कि वो किसको समर्पित है, लेकिन हम अनुमान ही लगा सकते हैं। तो ये 2 अनुमान निकल के आते हैं। एक तो या तो हो सकता है कि अशोक ने अपने अशोक चक्रवर्ती सम्राट था उसको दर्शाने के लिए 4 सिंह उसने बनवाए हों, या महात्मा बुद्ध का वो अनुयायी तो था ही, तो उनको समर्पित करते हुए ये 4 सिंह, क्योंकि वो भी चक्रवर्ती राजा थे जन्मजात, ठीक है, या उनको प्रदर्शित कर रहा हो। अब नीचे आते हैं, या उसके पहले हमें ध्यान रख लेना है कि जो 4 सिंह बने थे इनके मस्तक के ऊपर भी एक धर्म चक्र बना हुआ था, यानी कि एक चक्र बना हुआ था और उसे नाम दिया गया था महाधर्म चक्र। ठीक है, तो सिंहों के ऊपर एक महाधर्म चक्र स्थापित था, जो जब हमें ये मिला, जब इसकी खोज हुई तो वो खंडित अवस्था में था। ठीक है, जिसमें 32 तीलियां थी जो शक्ति के ऊपर धम्म की विजय का प्रतीक था। तो महाधर्म चक्र ये ध्यान में रखिएगा, ये क्या प्रकट करता है? शक्ति के ऊपर धम्म की विजय। जोड़ेंगे हम कहाँ से? अशोक के कलिंग युद्ध से। ठीक है, तो इसमें कितनी तीलियां थी? 32। ठीक, तो ये सिंहों के मस्तक पर, यानी जो 4 सिंह थे उनके ऊपर स्थापित किया गया था। और जब इसका उत्खनन हुआ, जब ये उत्खनन में हमें मिला तो वो चक्र खंडित अवस्था में था। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिए। सिंह के नीचे जो फलक है, जो पट्टी जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी ना, ये पट्टी जो बनी हुई है, इस पट्टी के ऊपर पहले तो ध्यान रखना है कि फलक पर 4 चक्र बने हुए हैं चारों दिशाओं में। ठीक है, हर 2 चक्र के बीच एक पशु आकृति है। ठीक, चक्र चारों दिशाओं में बने हैं जो धर्म चक्र परिवर्तन के प्रतीक हैं। ये जो चक्र बने हुए हैं 4, ये धर्म चक्र परिवर्तन, आपको याद ही होगा सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और उसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है?
धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये 4 चक्र वो धर्म चक्र प्रवर्तन के प्रतीक हैं और इसमें सामान्यतः 24 तीलियां हैं, ठीक है। इसी फलक पर 4 पशु, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि इसी फलक पर 4 चक्र है और हर 2 चक्र के बीच एक जानवर भी स्थापित किया गया। वो 4 जानवर कौन कौन से हैं? गज यानी हाथी, अश्व यानी घोड़ा, बैल और सिंह, ठीक है। गज, अश्व, बैल और सिंह, ये 4 आकृतियां अंकित हैं इसी फलक पर, ठीक। फलक गोल है, ठीक है, और उसी गोलाकार फलक में एक जानवर, एक चक्र, फिर एक जानवर, फिर एक चक्र, फिर एक जानवर, फिर एक चक्र, और इस तरीके से पूरा हो जाता है। 4 चक्र 4 जानवर, ठीक है, वो फलक पे अंकित है। अब ये 4 जो जानवर अंकित है, चक्र के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया, वो धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है, लेकिन ये 4 जानवर किसके प्रतीक हैं, किसको बताते हैं? तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। पहले तो एक विद्वान है फूसे, तो फूसे ने सीधे सीधे इन पशुओं को बुद्ध के जीवन से जोड़ दिया। बुद्ध के जीवन से जोड़ने का मतलब कि जैसे गज, हाथी के संदर्भ में क्या कहा जाता है कि बौद्ध धर्मों में कहा जाता है कि हाथी बुद्ध का अपनी माँ के गर्भ में आने का प्रतीक था, क्योंकि इनकी माता महामाया ने ऐसा स्वप्न देखा था कि एक सफ़ेद हाथी इनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। तो ये बुद्ध के जन्म का प्रतीक हो गया, यानी उनके गर्भस्थ होने का प्रतीक, ठीक है। वृष वो बुद्ध के जन्म का प्रतीक है और बुद्ध की राशि भी जो है वृष थी। अश्व उनके गृह त्याग का प्रतीक है और सिंह की बात करें तो स्वयं बुद्ध का प्रतीक सिंह को माना जाता है। जैसा कि ऊपर हम लोगों ने देखा था कि वो जन्मजात चक्रवर्ती थे, क्या चक्रवर्ती राजा थे, इस वजह से सिंह उनका प्रतीक यहाँ पे मान लेते हैं। तो फूसे के अनुसार ये 4 पशु बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, यानी बुद्ध से सीधे सीधे इनका संबंध वो स्थापित करते हैं। और वहीं श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ महावंश में इन्हें चतुष्पद पंक्ति कहा गया है, यानी ये 4 जानवर और वो 4 चक्र, इनको चतुष्पद पंक्ति का नाम दिया गया है। किस ग्रंथ में? वो है महावंश। तो आपको पता ही होगा दीपवंश और महावंश श्रीलंका की बौद्ध संस्कृति से जुड़े हुए 2 ग्रंथ हैं, ठीक है। चतुष्पदी पंक्ति कहा गया है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि बौद्ध परंपरा में भी इन 4 पशु, हाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एक और इतिहासकार हैं, वो है ब्लॉक। तो ब्लॉक इन 4 पशुओं को जोड़ देते हैं 4 हिंदू देवी देवताओं के साथ, ठीक है। अब अगर आपको ध्यान हो तो वहाँ जो ब्लॉक ने जो गज का संदर्भ निकाला यानी हाथी, इसको किसके साथ जोड़ा? इसको जोड़ा उन्होंने इंद्र के साथ। तो हम लोगों ने भी पढ़ा रखा है कि देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत, उनका हाथी। वैसे ही अश्व को, तो अश्व अगर आपको ध्यान में हो कि अश्व किस देवता का वाहन है, तो हम देखते हैं कि अश्व को हम जोड़ते हैं सूर्य के साथ, यानी अश्व सूर्य देवता के वाहन है और 7 सूर्य की सवारी करते हुए उनको दर्शाया जाता है। वैसे ही बैल, तो बैल की बात करें तो बैल किसके? तो बैल के साथ हम जोड़ते हैं नंदी, यानी शिव जी को, तो वो शिव की सवारी। वैसे ही सिंह के साथ देवी दुर्गा को। तो यहाँ पे ब्लॉक ने एक अलग विचारधारा प्रस्तुत की कि ये जो 4 जानवर हैं ये वर्तमान 4 हिंदू देवी देवताओं के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। बौद्ध परंपरा की बात करें तो ये चारों पशु ब्रह्मांड के प्रतीक माने जाते हैं और उसे अन्वतप्त, ठीक है, वहीं ब्रह्मांड के प्रतीक और बौद्ध ग्रंथों में अन्वतप्त सरोवर की चर्चा की गई है, ठीक है, जिसमें बुद्ध ने स्नान किया था और ऐसा बताया गया कि ये 4 जानवर उन 4 दिशाओं से इनकी जो है रखवाली कर रहे थे या इनके रक्षक थे और यहीं से 4 महानदियाँ निकलती हैं, ऐसा बौद्ध परंपराओं में कहा गया है। प्रत्येक पशु का संबंध एक चक्र से है और चक्र प्राण रूपी पुरुष है, ऐसा बौद्ध ग्रंथ कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक युग्म पुरुष पशु का प्रतीक है, यानी एक चक्र एक पशु। ये काफ़ी डीप है, बस आपको समझा दे रहा हूँ, इतना ध्यान में रखिएगा। मार्शल कैसा करना है कि सारनाथ के जो ये सारनाथ का जो स्तंभ शीर्ष है, 3री शताब्दी की बात की जाए या ईसा पूर्व 3री शताब्दी ईसा पूर्व की बात की जाए, ठीक है, तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की सर्वाधिक विकसित कलाकृति, ऐसा मार्शल ने कहा है सारनाथ के स्तंभ शीर्ष को। वहीं अगर हम सांची के स्तंभ शीर्ष की बात करें तो सांची का स्तंभ शीर्ष, इस पर भी 4 सिंह की आकृतियां उत्कीर्ण है सारनाथ की तरह, ठीक है, लेकिन इसके जो फलक पे जो है वहाँ पे अंतर हमको देखने को मिलता है। तो सांची के जो स्तंभ शीर्ष का जो फलक है उस पर दाना चुगते हंस की आकृति उत्कीर्ण है। सांची कहाँ स्थित है? तो रायसेन जिला मध्य प्रदेश, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, रायसेन जिला है और राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। तो सांची रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से भी हमें केवल 2 जगह से अभी तक हमें ऐसे अशोक के स्तंभ मिले हैं जिसके ऊपर 4 सिंह की आकृति उत्कीर्ण की गई है,
ठीक है। एक हमको मिला सारनाथ से जो सबसे अच्छी कलाकृति है, दूसरा हमको मिला सांची से। बस सांची वाले में अंतर क्या है, वहाँ जो फलक बना हुआ है उस फलक पर 4 जानवर ना हो करके, 4 चक्र ना हो करके, वहाँ पे हंसों को दिखाया गया है दाना चुगते हुए। ठीक है, उसे भी हम बौद्ध धर्म से जोड़ सकते हैं। बचपन में हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी थी हंस वाली, उसे आप ध्यान में रखिए। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखिए कि जो अशोक के जो स्तंभ हैं इनको हम 2 श्रेणियों में बांट लेते हैं। पहला जो है वो है ऐसे स्तंभ है जिन पे धम्म लिपि उत्कीर्ण थी। याद करिए पीछे जो हम लोगों ने अशोक के बृहद स्तंभ पढ़े थे, हम उनको उसमें रखेंगे। साथ ही साथ कुछ लघु स्तंभों को भी रखेंगे और कुछ ऐसे स्तंभ मिले जो बिल्कुल सादे हैं, जिस पर कोई लिपि अंकित नहीं की गई, बस उसके ऊपर एक जानवर बैठा दिया गया है। ठीक है, तो कुछ उदाहरण भी मैंने आपको दिया था वहाँ पे, जैसे बषाढ़ का स्तंभ शीर्ष या बषाढ़ का स्तंभ, उसके शीर्ष पर क्या अंकित था, तो वहाँ सिंह अंकित था। याद करिए संकिसा के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी फर्रुखाबाद। संकिसा के स्तंभ शीर्ष पर हमने क्या देखा था, वहाँ पे हाथी। और रामपुरवा जब मैंने पढ़ाया था वहाँ मैंने 2 बताया था कि रामपुरवा से हमको 2 स्तंभ मिले हैं, एक पे लेख लिखा हुआ है, एक पे लेख नहीं लिखा हुआ है। जिस पे लेख लिखा हुआ है उसके ऊपर सिंह की आकृति उत्कीर्ण है, और जिस पे लेख नहीं लिखा हुआ उसके ऊपर वृषभ यानी बैल बना हुआ है। ठीक है, वैसे ही लौरिया नंदनगढ़ पर सिंह। ठीक, तो ये पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ, जो लोग ना देखे हों, जब अशोक के स्तंभों की चर्चा हमने की थी वहाँ ही मैंने बता दिया था। एक है लौरिया अर्राज, ऐसा माना जाता है कि उस पर जो है गरुड़ की आकृति उत्कीर्ण रही होगी। ठीक है, तो ये आज की वीडियो क्लास रही आपके लिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, अब जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब वीडियो क्लास जो बनाई जा रही है वो अलग टेक्नोलॉजी से बनाई जा रही है। अब वो आपके अधिक डाटा को खर्च नहीं करेगी, इसलिए आप कभी भी इस वीडियो क्लास को पूरा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना तैयार करिए, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे इसी का भाग 2 लेकर के, जिसमें हम मौर्य वंश के कला और स्थापत्य के बारे में और चीज़ें जानेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आप देख रहे हो वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो फिर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही साथ अपने अन्य सहपाठियों को भी चैनल के बारे में बताएं और उनको जोड़ें। जो गंभीर विद्यार्थी हैं उनको तो अवश्य ही जोड़ें। ठीक है, 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं, एक होते हैं जो सब कुछ बटोर लेना चाहते हैं, और एक होते हैं जो सिर्फ अच्छी चीज़ें बटोर लेना चाहते हैं। तो तय आप सबको कर लेना होगा। ठीक है, चलिए इतना तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।